ज़ेटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और हम लोग इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पिछले चैप्टर पर हमने रामदेव मिश्रा जी को देखा था और इसके चैप्टर के स्टार्टिंग का देखा था। आज हम लोगों को जो देखना है वो इसमें हमें ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट को देखना है। जीव और इन्वायरमेंट का कैसे रिलेशन है, कैसे संबंध है, उसी के बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। तो किसी भी जीव का इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे बनता है क्या नहीं है, उसके बारे में जानकारी करनी। पहला ही पॉइंट देखिए, आपको दिखा है। और प्लीज मैंने आपसे कहा था कि ये लेक्चर आप जब कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी लेकर के बैठिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं होगी तो आपको मजा नहीं आएगा। जब भी इस हमारे लेक्चर को देखिए आप एनसीईआरटी लेके बैठिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए, देखा इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल। अगर इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्म लेवल पर समझते हैं, लिखा है इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। कहा गया है कि अगर हम इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्म लेवल पर समझने का प्रयास करें तो हम लोग सबसे पहली बात ऑर्गेनिज्म लेवल पर जब इकोलॉजी को समझते हैं तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी को समझते हैं। और फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी को समझने का मतलब ये है कि किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करता है, किसी भी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को एडॉप्ट करता है कि वहां पर रह लेता है, वहां पर वो सरवाइव कर लेता है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाती है। लिखा गया है एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। जब भी इकोलॉजी को हम लोग ऑर्गेनिज्म लेवल पर समझते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की हम लोग फिजियोलॉजी को देखते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब यह हुआ कि ऑर्गेनिज्म का वहां सर्वाइवल कैसे होता है। किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में कहीं का टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, किसी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो सकता है, कहीं पर मॉडरेट कंडीशन हो सकती है, वहां पर वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है उसकी बात किया गया। अगर इन्वायरमेंट की बात हम लोग करते हैं तो इन्वायरमेंट इन टर्म ऑफ, अब भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन। इसको मैं आपको कई बार समझाऊंगा, फिर मैं तब आगे बढ़ूंगा। कहा गया है कि जब इकोलॉजी को हम लोग समझते हैं, जब इकोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं तो इकोलॉजी की डेफिनेशन है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, अपने इन्वायरमेंट में किस प्रकार से उसका सर्वाइवल हो रहा है उसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। तो कहा गया है जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर इकोलॉजी को देखते हैं तो हमें फिजियोलॉजी समझ में आती है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में, और किसी इन्वायरमेंट कहने का मतलब ये है कि कहीं का टेम्परेचर ज्यादा, कहीं का टेम्परेचर कम, कहीं रेनफॉल ज्यादा, कहीं रेनफॉल कम, कैसे कोई वहां पर सरवाइव कर लेता है, कैसे कोई वहां पर अपने आप को बढ़ा लेता है या कैसे उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाए। कहा गया है लेकिन केवल इतनी बातों पर समझ ले जाना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में कैसे सरवाइव कर लेता है, तो लिखा गया है एडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट इन टर्म ऑफ नॉट सर्वाइवल। केवल और केवल सर्वाइवल लेवल पर हम लोग वहां बात नहीं करते हैं, बल्कि आल्सो रिप्रोडक्शन लेवल पर भी बात किया जाता है। अगर हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट में किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाती है, वो बात सही है। लेकिन हम किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी जीव का सर्वाइवल तब मानेंगे जब वो फिजियोलॉजिकल रूप से भी सर्वाइव करे और रिप्रोडक्शन रूप से भी वो सर्वाइवल करे, तभी उसका सर्वाइवल माना जाएगा। यानी कोई ऑर्गेनिज्म कहीं पर रहता है, उस इन्वायरमेंट में वो एडॉप्ट करता है, एडॉप्ट करने का मतलब है वहां पर सर्वाइव कर लेता है। सर्वाइव करने से मतलब केवल सर्वाइवल से मतलब इतने से नहीं है, उसमें सर्वाइवल में जोड़ा जाएगा रिप्रोडक्शन लेवल पर भी। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी इन्वायरमेंट में रहता है और वहां रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ाता है, तभी माना जाएगा कि कंप्लीट सर्वाइवल उस इन्वायरमेंट का वहां पर हुआ है। और मैंने बताया है रिप्रोडक्शन का मतलब कतई सेक्स से नहीं है। रिप्रोडक्शन का मतलब हमने बताया कि अपनी जी जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले जाना, तब आदमी कहलाता है रिप्रोडक्शन करना। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म लेवल पर जब हम इकोलॉजी को समझते हैं तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं, और फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी को समझते हैं तो हम सर्वाइवल की बात करते हैं। कहा गया सर्वाइवल के टर्म में, सर्वाइवल में केवल और केवल कि कोई इन्वायरमेंट वहां रहता है, वो अपना डेवलपमेंट कर लेता है, बस केवल इतना ही नहीं रहता है कि वो अपना वहां पर जीवन यापन कर लेता है, बल्कि उसका वहां पर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है ये भी मायने रखता है, ये भी उसमें इंक्लूड होता है। तो जरा मुझे बताइएगा, अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर
समझ रहे हैं इकोलॉजी को, तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी मानेंगे। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करता है और अपने आप को क्या सर्वाइव कराता है। तो केवल क्या सर्वाइवल उस इन्वायरमेंट में देखा जाएगा कि उसका रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा। तो केवल और केवल सर्वाइवल नहीं देखा जाएगा बल्कि रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। सर्वाइवल कहीं पर भी कहा जाएगा तो केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर जीव का सर्वाइवल नहीं कहा जाएगा। सर्वाइवल का मतलब उसका रिप्रोडक्शन भी वहां देखा जाएगा कि वो वहां रिप्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और सबका सब तब माना जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी उस इन्वायरमेंट में अडॉप्टेशन हुआ है और वो वहां पर सर्वाइवल किया है। सर्वाइवल का मतलब एक अकेले जीव से नहीं कि वो वहां गया और वहां पर वो रह लिया, अपना जीवन यापन कर लिया। सर्वाइवल का मतलब ये होगा, वहां पर लिखा नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन लेवल, वहां उसका रिप्रोडक्शन लेवल भी देखा जाएगा। रिप्रोडक्शन का मतलब ब्रीडिंग देखा जाएगा, मतलब वो अपनी ही जैसी ऑफस्प्रिंग उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये भी देखा जाएगा। आगे लिखा, यू मे हैव लर्न्ड इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन आवर प्लेनेट अराउंड द सन, कहा गया है कि सन के अराउंड हमारा प्लेनेट यानी हमारी अर्थ कैसे घूमती है। इसको आपने अर्लियर क्लासेस में देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर थोड़ा सा झुकी हुई है। कॉज जिसके नाते कॉज होता है एनुअल वेरिएशन, जो तमाम तरीके के साल में आप तमाम तरीके का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, जो साल में तमाम तरीके का आपको गर्मी, ठंडक, बरसात देखने को मिलती है। कहा गया कि एनुअल वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? हमारी पृथ्वी सन के अराउंड चारों तरफ घूमती है और अपने ही अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है, इसके नाते एनुअल वेरिएशन काज होता है। इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द टेम्परेचर, जो बताया गया, जिस नाते वेरिएशन का कहने का मतलब क्या है, जो तमाम अलग अलग जगहों पर, कहीं पर हमें एक ही समय पर, कहीं पर हमें इसी समय पर, आज हमें इस समय गर्मी यहाँ पर हो रही है यूपी में, तो कहीं हो सकता है इसी समय कहीं ठंडक हो, जो टेम्परेचर लेवल पर वेरिएशन देखने को मिलता है। रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन, और जिसके नाते तमाम तरीके के सीजन, तमाम तरीके के मौसम आते हैं। आपसे अगर कभी पूछा जाएगा कि जो एनुअल वेरिएशन हो रहा है, जो टेम्परेचर के ड्यूरेशन में जो तमाम तरीके के मौसम देखने को मिल रहे हैं, तमाम तरीके के सीजन देखने को मिल रहे हैं, तो कहोगे कि हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है और हमारी अर्थ अपने ही अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है, जिसके नाते तमाम तरीके के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वो टेम्परेचर लेवल पर है या तमाम तरीके के हमें मौसम देखने को मिलते हैं, तमाम तरीके के सीजन देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से ये आपने अगले क्लासेस में समझा होगा। आगे, these variation together with the annual variation is a mill in precipitation। भैया यहां से हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, ये वेरिएशन मिल करके टुगेदर, द एनुअल वेरिएशन, वेरिएशन एंड प्रेसिपिटेशन मिल करके, रिमेंबर याद रखना है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है, हिंदी में इसको वर्षण कहते हैं। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो। इंपॉर्टेंट 5 स्टार बना के, प्रेसिपिटेशन जब भी कहा जाएगा तो प्रेसिपिटेशन का मतलब केवल रेनफॉल नहीं होगा बल्कि स्नो का भी जोड़ा जाएगा, तब प्रेसिपिटेशन कहा जाएगा। कहा गया है तमाम तरीके की हमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वो जब आप एनुअल वेरिएशन कहलाते हैं। उसमें जो प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, देखने को मिलता है, और स्नोफॉल देखने को मिलता है, उसको मिला करके प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो केवल और केवल रेन को नहीं, स्नो को भी मिलाकर के तब प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। लिखा है दीज वेरिएशन टुगेदर, जो तमाम तरीके टेम्परेचर लेवल पर वेरिएशन होता है, सीजन लेवल वेरिएशन होता है, ये सब मिलकर के जो एनुअल वेरिएशन काज कराते हैं, अलग अलग तमाम तरीके के मौसम, तमाम तरीके के सीजन देखने को मिलते हैं। इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल और स्नो दोनों को मिला करके जब बोला जाता है प्रेसिपिटेशन कहलाता है। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम, और ये इन सब बातों को देखकर, टेम्परेचर को देखकर, रेनफॉल को देखकर, स्नोफॉल को देखकर, तमाम तरीके की उसको देखकर तब तमाम तरीके के बायोम तैयार होते, तमाम तरीके के बायोम बनते। सच एज, कुछ बायोम का नाम दिया जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। ये कुछ बायोम के नाम लिखे हैं, बायोम तो बहुत सारे हैं, तो कुछ बायोम के नाम लिखे हैं। कहा गया है इकोलॉजी को जब समझिए तो बहुत जबरदस्त तरीके से समझना है।
प्रेसिपिटेशन का मतलब, तो आप कहोगे रेन और स्नोफॉल दोनों को मिलाकर के तब प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। और ये सब तमाम तरीके का जो वेरिएशन होता है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, ये मिल करके तमाम तरीके का जो हमें तमाम तरीके के बायोम तैयार करते हैं। और हमने आपको बताया था बायोम का मतलब क्या है, तो हमने इकोलॉजिकल हिरार्की बताई थी, अगर आपको याद है तो सबसे पहले कहा था इकोलॉजी को जानने और समझने की सबसे बेसिक हिरार्की लेवल पर उसकी इकोलॉजिकल हिरार्की क्या, ऑर्गेनिज्म यानी जीव को। फिर हमने कहा था पॉपुलेशन, जीव एक, उसका संख्या में बढ़ जाना पॉपुलेशन कहलाता है। और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, फिर हमने कम्युनिटी की बात किया था, कम्युनिटी तमाम सारी पॉपुलेशन जब मिलती हैं तो कम्युनिटी कहलाती है। फिर इकोसिस्टम बात किया था, वो अपने इन्वायरमेंट से जब इंटरेक्शन करती हैं तो इंटरेक्शन कहलाता है। इकोसिस्टम कहलाता है, जब अपने इन्वायरमेंट से कम्युनिटी इंटरेक्शन करती थी इकोसिस्टम कहलाता है। और हमने बताया था बायोम, जब एरिया की बात करते हैं तो लार्ज एरिया की बात करते हैं तो बायोम कहलाता है। और जब पूरे अर्थ की बात करते हैं तो बायोस्फीयर कहलाता है। तो बायोम मतलब एक एरिया से संबंधित है, लार्ज एरिया से संबंधित है। कहा गया है हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पर झुकी हुई है, जिसके नाते तमाम तरीके के टेम्परेचर लेवल पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं, तमाम तरीके के, जिसके नाते सीजन आते हैं और उसमें तमाम तरीके में सीजन में रेनफॉल, स्नोफॉल, तमाम सारी चीजें, और ये सब कुछ मिल करके बायोम तैयार करते हैं। बायोम का मतलब एरिया हमारा बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की एरिया बनाते हैं, कहाँ पर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर रेनफॉल कम हो रहा है, कहाँ पर कैसा स्नोफॉल हो रहा है, कहाँ का कैसा टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम बायोम मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बायोम सेट करते हैं। तो कुछ बायोम के नाम यहाँ दिए गए, जैसे डेजर्ट हुआ, रेन फॉरेस्ट हुआ, टुंड्रा हुआ, तो इसको आपको समझना है, ये बायोम के नाम है। आगे देखिएगा, अब आपके यहाँ ये फिगर बना हुआ है, कुछ बायोम के नाम दिए गए हैं, कुछ बायोम के नाम दिए गए। पहला डेजर्ट, फिर ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफर फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ये जितने सारे नाम लिखे गए हैं इस फिगर में सब बायोम के नाम हैं। और वो आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर फिगर के माध्यम से कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने जगह पर किस बायोम का कहां पर कैसा टेम्परेचर है उसकी बात किया गया है, और एक जगह पर एक तरफ बताया है उन्होंने कि कहां पर कितना बरसात हो रही है उसकी बात किया गया है। तो हम आपको इनमें बताएंगे कहां पर कैसा रेनफॉल है, कहां पर कैसा टेम्परेचर है। तो जरा आप बताइए, बायोम का नाम तो आप जान गए ना। अगर आपसे पूछा है दो चार बायोम के नाम बताइए, तो एक बायोम कहेंगे डेजर्ट, एक बायोम कहेंगे ग्रासलैंड, एक बायोम कहेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एक बायोम कहेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, एक बायोम कहेंगे कोनिफर फॉरेस्ट, एक कहेंगे आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। ये सब क्या है, बायोम है। और ये बायोम कैसे डिसाइड हुआ, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, यानी स्नो को मिलाकर प्रेसिपिटेशन बोला गया, यानी टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब मिलाकर के तब बायोम डिसाइड किया जाता है। ऊपर हमने आपको बताया है। तो जरा मुझे बताइएगा, ये किसको बता रहा है, ये टेम्परेचर को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, एनुअल प्रेसिपिटेशन को बता रहा है, और ये तमाम तरीके के बायोम है। तो हम बताएंगे कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, किस बायोम का टेम्परेचर कम है, कहाँ पर बरसात कैसी हो रही है, और इधर ये बताया गया कितना साल में बरसात हो रही है, कितने सेंटीमीटर, वो यहाँ पर बताया गया है बरसात, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड किस बायोम का कहाँ पर टेम्परेचर रहता है वो बात बताया गया है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ही डेजर्ट लिखा गया है, तो डेजर्ट को अगर हम लोग समझें तो आपको ये बताना होगा, जरा बताइए डेजर्ट में हमेशा और हमेशा अगर आपसे बात किया जाए तो जरा बताइए डेजर्ट में टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो डेजर्ट में टेम्परेचर क्या रहेगा, बोलो, ज्यादा रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए डेजर्ट में रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल डेजर्ट में क्या रहेगा, बोलो, रेनफॉल डेजर्ट में कम रहेगा। डेजर्ट में टेम्परेचर ज्यादा, रेनफॉल क्या रहेगा, कम। दूसरा आपका बायोम है ग्रासलैंड, अब यहाँ की बात कर लेते हैं। दूसरा आपका बायोम है ग्रासलैंड, यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ का भी टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तो यहाँ का ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर रेनफॉल जो होती है, टेम्परेचर तो ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पर जो रेनफॉल है वो हम हिंदी में लिखेंगे, रेनफॉल जो है यहाँ पर वो डेजर्ट से, यहाँ पर रेनफॉल जो है वो डेजर्ट से अधिक है, रेनफॉल। आप यहाँ देखिए ये डेजर्ट यहाँ आ रहा और ग्रासलैंड यहाँ आ रहा, तो रेनफॉल, टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ का है, डेजर्ट का,
रेनफॉल क्या है? कम है, लो रेनफॉल। आपसे पूछा टेम्परेचर हाई, लो रेनफॉल, लो रेनफॉल, तो आप कहोगे डेजर्ट का। ये क्या है? बायोम है। अच्छा, ग्रासलैंड बायोम का टेम्परेचर कैसा होता है? हाई, लेकिन रेनफॉल डेजर्ट से अधिक होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर भी हाई, टेम्परेचर हाई और रेनफॉल भी हाई, रेनफॉल भी हाई, टेम्परेचर हाई और रेनफॉल भी ज्यादा। यहाँ का टेम्परेचर भी और हैवी रेनफॉल भी ज्यादा। कहां पर? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। ये तीसरा आपका बायोम है। अब देखिए, टेम्परेचर भी यहाँ का क्या है? ज्यादा है, और देखिए, और रेनफॉल भी यहाँ का देखिए ज्यादा है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का टेम्परेचर भी ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा। आप इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और टेम्परेट, ये आपका चौथा बायोम है। टेम्परेट, यहां का अगर आपसे बात करें तो आप कहोगे मॉडरेट। यहां पर मॉडरेट, मॉडरेट रहेगा क्या? टेम्परेचर भी, मॉडरेट टेम्परेचर भी रहेगा और मॉडरेट रेनफॉल भी रहेगा। मॉडरेट रेनफॉल, टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल है। कहां का? टेम्परेट का। कोनिफर फॉरेस्ट, पांचवा, कोनिफर फॉरेस्ट। अब आपको ध्यान देना है, कोनिफर फॉरेस्ट यहां का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कोनिफर फॉरेस्ट का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। कोनिफर फॉरेस्ट का टेम्परेचर कम होगा, लेकिन रेनफॉल, अगर रेनफॉल जो है, रेनफॉल टेम्परेचर की अपेक्षा अधिक होगा। देख लीजिएगा भैया, थोड़ा सा राइटिंग फाइटिंग का। यहां पर कोनिफर फॉरेस्ट का टेम्परेचर कम, लेकिन रेनफॉल टेम्परेचर के कंपेयर की अपेक्षा अधिक होगा कोनिफर फॉरेस्ट में। और आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा में, जो आपका ये छठा बायोम है, यहाँ का क्या है बोलिए? टेम्परेचर भी क्या है? टेम्परेचर भी क्या है? टेम्परेचर भी क्या है? कम है, लो है। और आपसे पूछा जाए रेनफॉल भी क्या है बोलिए? रेनफॉल भी क्या है बोलिए? यहाँ रेनफॉल भी क्या है? लो है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बायोम है। बायोम, तमाम तरीके के बायोम कैसे बने आपको बताया गया, तमाम तरीके के बायोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, टेम्परेचर के बेसिस पर, रेनफॉल के बेसिस, स्नोफॉल के बेसिस पर, क्योंकि हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है और हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पर झुकी हुई है, जिसके अंदर तमाम तरीके का एनुअल वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये तमाम तरीके का जो एनुअल वेरिएशन टेम्परेचर के बेसिस पर, रेनफॉल के बेसिस पर, स्नो के बेसिस पर, उसके बेसिस पर ये तमाम तरीके के बायोम तैयार करते हैं। और उसमें आपको जो बायोम डेजर्ट देखने को मिला, डेजर्ट का टेम्परेचर क्या है बोलिए? अधिक, रेनफॉल क्या है? कम, पहला बायोम डेजर्ट। दूसरा ग्रासलैंड में टेम्परेचर क्या है? अधिक, लेकिन रेनफॉल डेजर्ट से क्या है यहाँ पर? अधिक है ग्रासलैंड में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी अधिक है, रेनफॉल भी क्या है? अधिक है। टेम्परेट फॉरेस्ट मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेट फॉरेस्ट में मॉडरेट टेम्परेचर है, रेनफॉल भी कैसा है? मॉडरेट है। कोनिफर फॉरेस्ट में टेम्परेचर क्या है बोलिए? कम है, और रेनफॉल टेम्परेचर कम है, रेनफॉल टेम्परेचर के की अपेक्षा बोलो यहाँ पर कोनिफर फॉरेस्ट में क्या है? अधिक है, रेनफॉल टेम्परेचर के कंपेयर में अधिक है। और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में टेम्परेचर भी कम है और रेनफॉल भी क्या है बोलो? कम है। ये बायोम के बारे में हमने आपको बता दिया, ये आप नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कर ले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेजर्ट टेम्परेचर अधिक, लो रेनफॉल, नोट करिए। डेजर्ट क्या है? बायोम है, टेम्परेचर अधिक, लो रेनफॉल। दूसरा बायोम आपका ग्रासलैंड है, टेम्परेचर अधिक, लेकिन रेनफॉल डेजर्ट से क्या है बोलो? यहाँ पर अधिक है ग्रासलैंड में। तीसरा बायोम आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक है, रेनफॉल भी अधिक है। चौथा बायोम टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल है। पांचवा आपका कोनिफर फॉरेस्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, लेकिन कोनिफर फॉरेस्ट में टेम्परेचर के कंपेयर में अगर देखा जाए तो रेनफॉल क्या है बोलो? अधिक है, रेनफॉल टेम्परेचर की अपेक्षा क्या है बोलो? अधिक है। आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में टेम्परेचर कम और रेनफॉल भी क्या है बोलो? कम है।
तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे आइए। अब उसके आगे कहा है, देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन within each biome lead to formation of a wide variety of habitat। रीजनल और लोकल, किसी भी बायोम में जो वहां का वेरिएशन होता है वो तमाम तरीके के हैबिटाट के, जो उस रीजन में किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की बात करें, वहां पर जो तमाम तरीके के वेरिएशन देखने को मिलते हैं उसके बेसिस पर तमाम तरीके के हैबिटाट का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। जैसे हम लोग के यहाँ यूपी में गर्मी भी आती है, ठंडक भी आती है, बरसात भी होती है, बसंत ऋतु भी आता है, तमाम तरीके, तो उसके बेसिस तमाम तरीके के हैबिटाट की भी फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। हम तमाम तरीके का वेजिटेबल, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल, अलग अलग प्रकार के फ्रूट भी पैदा कर ले जाते हैं, खा ले जाते हैं, बनाते हैं, पैदावार होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। अगर रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, अभी किसी एक बायोम की बात किया, अब उस बायोम के भीतर जाइए, उस पर्टिकुलर एरिया में जाइए और उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल एरिया में जो वहां पर तमाम तरीके का वेरिएशन देखने को मिले। ऐसा थोड़ी है कि आप यूपी में हैं तो यूपी में जैसा लखनऊ का टेम्परेचर होगा वैसा ही बनारस का टेम्परेचर होगा, वैसा ही कानपुर का टेम्परेचर होगा, वह वैसा ही बरसात, जैसे लखनऊ में बरसात हो रही वैसा बनारस में बरसात हो रही, वैसा कानपुर में भी बरसात हो रहा होगा, वैसा सुल्तानपुर में भी हो रहा होगा, वैसा बहराइच में भी हो रहा होगा, वैसा गोंडा में भी हो रहा होगा। ऐसा नहीं है। तो कहा गया जो लोकल और रीजनल लेवल पर जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इसके बेसिस पर तमाम तरीके की वैरायटी, अलग अलग प्रकार के हैबिटाट भी देखने, वासस्थान भी देखने को मिलते हैं। हम तो कह रहे हैं हैबिटाट, हम तो ये कह रहे हैं तमाम तरीके के रीजनल लोकल वेरिएशन के नाते विद इन ईच बायोम, हर बायोम में, बायोम के अंदर ही जो तमाम प्रकार, ये तो हमने एक बायोम को डेजर्ट ले लिया, ग्रासलैंड ले लिया, टेम्परेट, ये तो बड़े लेवल पर हमने बात कर लिया। जो किसी एक पर्टिकुलर रीजनल, एक पर्टिकुलर बायोम के अंदर ही तमाम तरीके के वेरिएशन देखने को मिलते हैं, उस पर्टिकुलर बायोम के भीतर जो तमाम तरीके के रीजनल लोकल वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वहीं पर तमाम तरीके जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं, उससे तमाम अलग अलग प्रकार के हैबिटाट, तमाम प्रकार अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर। हैबिटाट मतलब होता है वासस्थान देखने को। तो कहा गया रीजनल लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम, लोकल लेवल पर बायोम में जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग प्रकार के डिफरेंस देखने को मिलते हैं, उसके बेसिस पर अलग अलग प्रकार के हैबिटाट का फॉर्मेशन होता है। मेजर बायोम ऑफ इंडिया आर शोन इन फिगर। जो हमारे यहाँ तमाम तरीके के बायोम है उसका हमने आपको फिगर में ये लिखा गया 13.2 फिगर, और आपको ये फिगर हमने आपको बता दिया है जो तमाम तरीके के बायोम है, तो फिगर बताया गया है ऑन प्लेनेट अर्थ। अब कहा गया है, अब देखिएगा, लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटाट। जो जीव होता है ना, बस केवल आपने ये सोच लिया कि बस, देखिए पढ़िए, इकोलॉजी को पढ़िए तो बहुत दिल से पढ़िएगा। लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटाट। जीवन केवल और केवल जैसा हम चाहते हैं वैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइवल नहीं होता है, या जीव केवल वहीं पर नहीं रहते हैं कि भैया हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाए तो हमारा सर्वाइवल बेटर होता है। एडवर्स कंडीशन में भी तमाम तरीके के जीव देखने को मिलते हैं, तमाम तरीके के हैबिटाट देखने को मिलते हैं, और वहां पर तमाम तरीके के सर्वाइवल। लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल हैबिटाट। लाइफ केवल और केवल कुछ फेवरेबल हैबिटाट में ही लाइफ का सर्वाइवल नहीं होता है, बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटाट, लाइफ का सर्वाइवल केवल और केवल फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता, बल्कि एक्सट्रीम और हार्श एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइवल होता है। और उसके बारे में उन्होंने बताया है, जैसे स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, झुलसते राजस्थानी मरुस्थल, स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, राजस्थान में झुलसते हुए जो मरुस्थल है, जो बहुत भयानक, जहां गर्मी पड़ रही है, वहां पर भी तो लाइफ का सर्वाइवल हो रहा होगा। बताइए वहां पर वो फेवरेबल कंडीशन है कि एडवर्स कंडीशन है? झुलसते हुए राजस्थान के मरुस्थल की बात किया जा रहा है। जितना बात बताऊं उसको ध्यान सुनिएगा, स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, झुलसते हुए राजस्थान मरुस्थल की बात की, ऐसा भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है। और यहाँ पर भी कुछ लोगों का सर्वाइवल होता है। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, लगातार
रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, लगातार जहां पर बरसात हो रही है वहां के फॉरेस्ट। डीप ओशियन ट्रेंच, गहरी गहरी खाइयां, डीप ओशियन ट्रेंच, गहरी गहरी खाइयां। टोरेंटियल एक्सट्रीम, पर्मा फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट, पर्मा फॉरेस्ट, जहां स्नो लेडन, जहां पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है पोलर रीजन में, वहां की बात किया गया। हाई माउंटेन टॉप्स, वहां पर थर्मल स्प्रिंग, गर्म झरने, एंड स्टिंग कंपोजिट पिट, दुर्गंध युक्त जो गर्त होती है वहां पर। टू अ नेम ऑफ फ्यू, कुछ ऐसे नाम हैं जो एडवर्स कंडीशन में, यहां पर एडवर्स कंडीशन रहती है, इसके बाद भी यहां तो जीव का सर्वाइवल होता है। कहा गया लाइफ केवल और केवल फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव, क्या लाइफ का सर्वाइवल है? कोई कुछ जीव नहीं मिलते हैं कि जहां पर फेवरेबल कंडीशन हो केवल जीव नहीं मिलेंगे, कुछ एडवर्स कंडीशन भी होती है जहां पर तमाम तरीके के जीव का सर्वाइवल होता है। स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट की बात किया गया है, रेन सोक्ड मेघालय की बात किया गया, फॉरेस्ट की बात किया गया, डीप ओशन ट्रेंच की बात किया गया, गहरी गहरी खाइयों के, टोरेंटल जहां गर्म हवाएं चलती रहती है, टोरेंटल एक्सट्रीम की बात किया गया, पर्मा फॉरेस्ट, उसके बारे में, पर्मा फॉरेस्ट के बारे में लिख दिया गया है। स्नो लैंड, जहां पर लगातार बर्फबारी होती रहती है, बर्फ जमे रहते हैं, पोलर रीजन की बात किया गया, वहां पर भी तमाम तरीके के जीव देखने को मिलते हैं। हाई माउंटेन टॉप्स, वहां पर भी तमाम तरीके के जीव मिलते हैं। थर्मल स्प्रिंग, गर्म झरने, उसमें की उसके अंदर भी तमाम तरीके की लाइफ देखने को मिलती है। स्टिंकिंग कंपोजिट पिट, दुर्गंध युक्त गर्त, जो वहां पर भी तमाम तरीके की जो है लाइफ देखने को मिलती है। ऐसे कुछ एडवर्स कंडीशन के नाम हैं जहां पर भी तमाम तरीके के जीव का सर्वाइवल होता है। तो सब मिला के आप पूछ सकते हो सर आपके ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जीव का सर्वाइवल, इस हमने आप लोग को इकोलॉजी तो यही बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से किस प्रकार का सर्वाइवल, उसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट केवल और केवल फेवरेबल कंडीशन को नहीं कहते हैं, इन्वायरमेंट एडवर्स कंडीशन भी होता है, जैसा हम सोचते हैं उसके बियॉन्ड भी इन्वायरमेंट होता है और वहां भी तमाम तरीके के जीव का सर्वाइवल होता है। वही तो हम समझ रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कैसा होता है और वहां पर कैसे जीव पाए जाते हैं, कैसे उनका सर्वाइवल होता है, वही समझना, जानना, समझना, पढ़ना इकोलॉजी कहलाता है। तो सोचिए क्या लाइफ का सर्वाइवल केवल फेवरेबल कंडीशन में होगा? फेवरेबल कंडीशन में बेटर होता है, बेहतर होता है, अच्छा होता है, लेकिन कुछ हैबिटाट, हार्श हैबिटाट भी हैं जहां पर तमाम तरीके के जीव का सर्वाइवल हो रहा है। स्कॉचिंग राजस्थान डेज में बार बार बोल रहा हूं, ये एडवर्स कंडीशन है जहां पर तमाम तरीके के जीव सर्वाइव करते हैं। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन ट्रेंच, टोरेंटियल स्ट्रीम, पर्मा फॉरेस्ट, और पर्मा फॉरेस्ट का मतलब ब्रैकेट में लेटिन पोलर रीजन लिखा गया है, पोलर रीजन में जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर भी। हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग एंड स्टिंग कंपोजिट पिट, जहां दुर्गंध युक्त खाइयां, जहां पर ये कुछ ऐसे नाम है, यहां पर भी लोगों का सर्वाइवल होता है। इवन आवर इंटेस्टाइन, हमारा इंटेस्टाइन, हमारी आंत इज अ यूनिक हैबिटाट, ये भी एक हैबिटाट है फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। हमारे आंत में भी तमाम तरीके के माइक्रोब्स रहते हैं जिनका सर्वाइवल होता है। तो आप सोचिए कैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन और कैसे कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में जीव का सर्वाइवल होता है, और इसके बारे में जानना समझना पढ़ना इकोलॉजी कहलाता है। कहा गया है, ये तो आपने पढ़ा, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट, कहा गया इवन हमारे इंटेस्टाइन में भी तमाम तरीके के माइक्रोब्स रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं, वो वहां पर सर्वाइव करते रहते हैं। वहां पर भी वो उनके लिए इन्वायरमेंट, हमारी आंख उनके लिए इन्वायरमेंट, वहां पर उनका सर्वाइवल होता है। इसकी बात किया गया है, इसको आपको ध्यान देना। और ये फिगर बना हुआ है, आप ये देख भी सकते हो, देख लो, ये फिगर है एक, इसको तो आप आराम से पहचान सकते हो, इस फिगर को तो आप आराम से ही पहचान सकते हो। मेजर फॉरेस्ट, मेजर जो वो दिया गया है, एनसीईआरटी से मिलान कर लेते हैं। ऊपर वाला ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये आप देख रहे सूखा पड़ा है डेजर्ट है, ये आपको दिखाई पड़ा नदी और पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप जान ही सकते हो सी कॉस्ट एरिया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये डेजर्ट है, और ये क्या है, सी कोस्टल, समुद्र के किनारे वाली एरिया है। ये ऐसे भी तमाम तरीके की जगह होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर से पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट, और ये आपको दिखाया है सी कोस्टल एरिया।
आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, दिया गया है, इस साथ ही मैंने आपको दिखा भी दिया है। आगे देखिएगा, व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू द so much variation in the physical and chemical condition of different habitat। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, कहा गया ऐसा क्या क्या है जिसके नाते तमाम तरीके के हैबिटाट में हमें अलग अलग प्रकार के हैबिटाट देखने को मिल रहे हैं, फिजिकल और केमिकल लेवल पर अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के हैबिटाट मिले। ऐसा क्या कारण है जिसके नाते, ऐसा क्या, उसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है, ये सो मच वेरिएशन लिखा है, व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू द सो मच वेरिएशन, ऐसा क्या है जिसके नाते तमाम तरीके के वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटाट। अलग अलग हैबिटाट में अलग अलग प्रकार के हैबिटाट के फिजिकल और केमिकल कंडीशन अलग अलग दिखाई पड़ रही है। ऐसा क्या है जिसके नाते वेरिएशन हो रहा है, वो क्या एलिमेंट है, वो क्या है जिसके नाते वेरिएशन होता है। गर्म झुलसते हुए राजस्थानी मरुस्थल देखने को मिल रहे हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, गहरी गहरी खाइयां देखने को मिल रही हैं, थर्मल स्प्रिंग गर्म झरने देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्या है जो सबके फिजिकल और केमिकल लेवल पर चेंज आ जाता है और हैबिटाट में, और जिसके नाते हैबिटाट का हम बोलने लगते हैं ये अलग प्रकार का हैबिटाट है, ये अलग प्रकार का हैबिटाट है। ऐसा क्या, उसमें ऐसा क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, किसके नाते तमाम तरीके के हैबिटाट के, हम एक इन्वायरमेंट की, हमारी अर्थ है, हमारा ये बायोस्फीयर है, पूरे अर्थ की जब बात करते हैं बायोस्फीयर है, उस बायोस्फीयर में तमाम तरीके के हमें बायोम देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्या है जो हैबिटाट, तब उनके सब पे अलग अलग तरीके के हैबिटाट दिखाई पड़ रहे हैं। लिखा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टेम्परेचर, फिर क्या है वाटर, फिर क्या है लाइट, फिर क्या है सॉइल, जिसके नाते हम कहते हैं किसी भी हैबिटाट का फिजिकल और केमिकल कंडीशन हर हैबिटाट का क्या बोला जाता है, बोलो अलग अलग हो जाता है। डेजर्ट की बात कर लिया तो वहां पर बताया कि टेम्परेचर हाई था लेकिन रेनफॉल क्या था, कम था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर लिया तो वहां बताया टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल भी ज्यादा है। आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा की बात कर लिया तो कहा वहां टेम्परेचर भी कम है, रेनफॉल भी कम है, दोनों बात आपने बता दिया। तो बता के द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर, वो की पॉइंट क्या है जिसके नाते हमें हैबिटाट के लेवल पर तमाम तरीके के वेरिएशन, हर बायोम में हैबिटाट के लेवल पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वो है टेम्परेचर, वो है वाटर, वो है लाइट, वो है सॉइल। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको केमिकल, जिसको एबायोटिक कहा गया है, कंपोनेंट अलोन डू नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैबिटाट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। कहा गया केवल, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, केवल और केवल एबायोटिक फैक्टर, हमने आपको दो फैक्टर बताया एनवायरमेंटल। बायोटिक मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, जिसमें एबायोटिक में हमने बताया टेम्परेचर बताया है, वाटर बताया है, लाइट बताया है, सॉइल बताया, रेनफॉल बताया, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। कहा गया है ये बात आपको ध्यान रखना होगा, फिजिको केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट ही केवल और केवल किसी हैबिटाट की पूरी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकते, इस बात का आपको ध्यान। फिर क्या, बायोटिक फैक्टर भी होंगे, बायोटिक और एबायोटिक मिलकर के तब किसी के हैबिटाट का कैरेक्टरिस्टिक बनता है, तब कोई हैबिटाट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला जाता है। लिखा गया है द हैबिटाट इंक्लूड बायोटिक, हमने बताया बायोटिक मीन्स आप लिखिएगा लिविंग, बायोटिक कंपोनेंट आल्सो। और बायोटिक कंपोनेंट में हमने क्या बताया, लिविंग, उसमें पैथोजन आएंगे यानी माइक्रोब्स आएंगे, पैरासाइट आएंगे, प्रेडेटर आएंगे एंड कंपटीटर आएंगे ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली। तो कहा गया है किसी भी हैबिटाट का, तमाम तरीके के बायो में जो अलग अलग प्रकार के हमको हैबिटाट देखने को मिल रहे हैं ना, वो किसके नाते, एबायोटिक फैक्टर के नाते और बायोटिक फैक्टर के नाते देखने को मिल रहा है।
कहा गया केवल और केवल अगर आपसे पूछा जाए एबायोटिक फैक्टर ही मिल करके किसी हैबिटेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंप्लीटली हो सकता है, आप कहोगे हो सकता है या नहीं, उसको कहोगे नहीं हो सकता है, बल्कि उसमें हम लोग किस फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, बायोटिक फैक्टर को भी इंक्लूड करते हैं। और बायोटिक मतलब होता है लिविंग, हमने बताया सब एनिमल, प्लांट और माइक्रोब सब आते हैं। अब पैथोजन आ गए, पैरासाइट आ गए, उसी में प्रेडेटर आ गए, कंपटीटर आ गए, ये सब मिल करके कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं और तब जाकर किसी का हैबिटेट कंप्लीट बन पाता है, किसी भी बायोम में किसी भी हैबिटेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है। We assume that over a period of time the organism had through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat। और कहा गया है कि एक टाइम पे ये we assume that over a time period, जैसे जैसे किसी भी टाइम पीरियड बीतता जाता है, चलता रहता है, ऑर्गेनिज्म अपना नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे जैसे चेंज आता है, जीव उसके अकॉर्डिंग अपने आप का सर्वाइवल करता रहता है, इवॉल्व करता रहता है, अपने आप को डेवलप करता रहता है और उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडॉप्ट हो जाता है और अपना सर्वाइवल करने लगता है। और सर्वाइवल का मतलब हमने बताया ऊपर वाले पैराग्राफ में, सर्वाइवल का मतलब केवल और केवल फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल का मतलब केवल किसी जीव का सर्वाइवल से मतलब नहीं है, रिप्रोडक्शन भी उसमें इंक्लूड, सर्वाइवल में रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया जाएगा हैबिटेट में, कि कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव कर रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है और अपने नंबर को भी बढ़ा रहा है तो सर्वाइवल कहा जाएगा। कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है और अपने नंबर को भी बढ़ा रहा है, वहां रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, उसका सर्वाइवल भी होता रहता है। वी अज्यूम दैट जैसे जैसे उस कोई भी हैबिटेट बनता है वो किसके नाते, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के मिलकर, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर के किसी का हैबिटेट क्रिएट करते हैं और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के नाते ही तमाम अलग अलग हैबिटेट के लेवल पर चेंज भी देखने को मिलता है। कहाँ कैसा टेम्परेचर, कहाँ कैसे जीव, कहाँ कैसे लाइट, कहाँ कैसा प्रेडेटर, कहाँ कैसे कैसी सॉइल, कहाँ कैसे जो है पैथोजन है, ये सब मिल करके तब जो हम अलग अलग प्रकार के हैबिटेट की बात कर रहे हैं ना, वो ये सब मिल करके कहीं रेनफॉल ज्यादा, कहीं रेनफॉल कम, कहीं पर पैथोजन ज्यादा, कहीं पर पैथोजन कम, कहीं पर किसी प्रकार के पैथोजन, कहीं पर किसी प्रकार के पैथोजन, कहीं पर किसी प्रकार के पैरासाइट, कहीं पर किसी प्रकार के पैरासाइट, कहीं पर किसी तरीके के प्रेडेटर, कहीं पर किसी तरीके के प्रेडेटर, तब जाकर के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ये दोनों कंपोनेंट मिल करके हैबिटेट लेवल पर वेरिएशन काज कराते हैं। और जब हमारा हैबिटेट बनता है, जब हम एक फिक्स कर लेते हैं कि हमारा इस प्रकार का हैबिटेट है, उसमें हमारा सर्वाइवल होने लगता है, हम उस कुछ टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को, नेचर हमको सेलेक्ट करता जाता है और उसके अनुसार हमारा हम डेवलप करते रहते हैं। और डेवलपमेंट केवल सर्वाइवल की बात किया जाता है तो डेवलपमेंट में केवल सर्वाइवल की बात नहीं किया जाता है, बस सर्वाइवल कहने का मतलब होता है रिप्रोडक्शन लेवल पर बात किया जाता है। यानी किसी भी हैबिटेट में अगर कोई रहता है तो वो उसका वहां सर्वाइवल होगा और उसका सर्वाइवल बेटर तब माना जाएगा जब वहां ऊपर वो रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा होगा, तब माना जाएगा। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली defined range of condition that it can tolerate, diversity in the resource it utilize, and distinct functional role in ecological system. All these together comprise its Niche। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ द कंडीशन इट्स दैट इट कैन टॉलरेट। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक रेंज होता है, वो कितना टॉलरेंस पावर होती है, कितना वो बर्दाश्त कर ले जाएगा, कितना वो क्षमता है उसकी वहां पर सर्वाइवल की। पता लगे हम किस टेम्परेचर में, हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हमारा सर्वाइवल बेटर होता है, 30 हो गया सर्वाइव कर लेंगे, 35 हो गया सर्वाइवल कर लेंगे, 40 हो गया सर्वाइवल कर, 45 हो गया सर्वाइवल कर लेंगे, लेकिन पता लगा 50 60 जा रहा है तो हमारा भी तो टॉलरेंस लेवल कुछ है, हमको या तो वहां पर छोड़ देना पड़ेगा या तो वहां पर हम खत्म हो जाएंगे। कहा गया हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक टॉलरेंस पावर होती है और किसी भी सोर्स को यूटिलाइज करने का अपना डाइवर्सिटी इन द हर ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइजेशन का सोर्स होता है और हर ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में अपना अलग अलग प्रकार का फंक्शन होता है और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, नीके बनाते हैं। और नीके मीन्स, मैंने आपको बार बार बोलता, मीन्स भैया याद कर लीजिएगा, नीके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मीन्स फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल। नीके मीन्स फंक्शन होता है। किसी भी हैबिटेट में
किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी इकोलॉजी में, किसी भी इकोसिस्टम में किसी का क्या फंक्शन है वो उसका नीके कहलाता है। कहा गया है सबका अपना एक टॉलरेंस लेवल होता है, किसी भी हैबिटेट में रहने का एक हर जीव का अपना टॉलरेंस लेवल होता है। एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी का एक माध्यम होता है, कितना कैसे एनर्जी यूटिलाइज करेगा उसका अपना एक तरीका होता है। ये डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल, उसका तमाम अलग अलग प्रकार के फंक्शनल रोल मिलकर के उसका क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलिए, सिस्टम बनाते हैं, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं नीके कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, नीके। मीन्स, नीके मीन्स क्या होता है, फंक्शनल रोल। जैसे समझिएगा आप, जैसे हम कहें हम टीचर हैं तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, पढ़ाना। हम कहीं बस में जा रहे हो, कहीं ट्रेन में जा रहे हो, आप हमसे मिले, पूछे आप क्या करते हैं, हमने कहा कि हम, ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा इकोसिस्टम है। अब हम ट्रेन में बैठे हैं, आपने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, हमने कहा हम पढ़ाते हैं, तो आप क्या समझेंगे कि हम टीचर हैं। हमने कहा हम टीचर हैं तो आप क्या समझेंगे कि हम पढ़ाते हैं। हमने आपसे पूछा आप क्या करते हैं, आपने कहा हम स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे आप पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही किसी भी इकोसिस्टम में ये तमाम तरीके की चीजें मिल करके उसका नीके बनाती हैं। नीके मीन्स क्या होता है, फंक्शनल रोल होता है। नीके मीन्स क्या होता है बोलो, फंक्शन रोल होता है। ये आपको जानना है। नीके मीन्स क्या होता है, फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल होता है। नीके मीन्स क्या होता है, किसी भी जीव का फंक्शनल रोल क्या है वो होता है। Each organism has invariably defined range of condition that it can tolerate. हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक टॉलरेट करने की क्षमता होती है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज, जिस रिसोर्स को यूटिलाइज करता है वो अपना उसका माध्यम होता है। डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग रोल होता है इकोलॉजिकल सिस्टम में। कोई कंपटीटर है, कोई प्रेडेटर है, कोई पैथोजन है, कोई डिकम्पोजिशन का काम कर रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है। सबका अपना अलग अलग, कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है, कोई प्रेडेटर है, सबका अपना अलग अलग रोल है इस इकोसिस्टम में। और उसको क्या कहते हैं, नीके कहते हैं। ये सब मिलाकर के क्या बनता है, नीके। नीके मीन्स क्या होता है, फंक्शनल रोल। ठीक है ना। अब अगले टर्न पर हम आपको पढ़ाएंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर। तब तक आपको ये ध्यान करना है, प्लीज बेटा इसको आप एनसीईआरटी लेकर के बैठिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और डायरेक्ट आप हमें फोन कर लीजिएगा। जो लोग हमसे पढ़ते हैं, हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 9453754852 9453754852। इसमें से जो भी हमने पढ़ाया आप एनसीईआरटी लेके बैठिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आती जब ये वीडियो पढ़ेगा तो उसमें कमेंट लिखिएगा, और अगर अपना फोन नंबर लिख देंगे तो हम डायरेक्ट आपको फोन कर लेंगे, हम खुद फोन कर लेंगे और वो आपको समझाने का प्रयास कर देंगे। और नहीं तो आप जरूर पूछ लीजिएगा बेटा प्लीज, ये चैप्टर चल रहा है इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रखिएगा और हाँ, दुआओं में ध्यान रखिएगा। थैंक यू।